तो मौर्य वंश के बाद जो नेक्स्ट वंश आता है उत्तर भारत के क्षेत्र पर पाटलिपुत्र के स्थान पर, वो क्या हुआ है, शुंग वंश आता है। शुंग वंश के शासकों ने 100, इनका जो टाइम पीरियड है वो 185 BC से लेकर 75 BC तक ये टाइम पीरियड है। करीब 110 वर्ष तक इन लोगों ने शासन किया, 110 वर्ष तक शुंग वंश। और इस वंश में कुल 10 शासकों ने, टोटल 10 शासकों ने शुंग वंश से संबंधित 10 शासकों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। उस 10 शासकों में जो शुंग वंश की स्थापना पहले किया था उसका नाम है पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद अग्निमित्र, फिर वसुज्येष्ठ, फिर वसुमित्र, फिर उसके बाद आंध्रक, आंध्रक के बाद पुलिंदक, फिर उसके बाद जो शासक आते हैं उसके बाद घोष, और घोष के बाद वज्रमित्र, और फिर भागभद्र, और भागभद्र के बाद अंतिम शासक होते हैं वो देवभूत। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश के टोटल शासकों का क्रम आपको जो मिलता है वो 10 शासक का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, और 10 शासकों ने 110 वर्ष तक, कहीं आपको 112 वर्ष का भी उल्लेख प्राप्त होगा, इतने वर्षों तक इन लोगों ने यहाँ पर शासन किया। उन शासकों के क्रम में अगर हम देखते हैं पुष्यमित्र शुंग, उसके बाद अग्निमित्र, अग्निमित्र के बाद वसुज्येष्ठ, वसुज्येष्ठ के बाद वसुमित्र, और फिर आंध्रक, आंध्रक के बाद पुलिंदक, पुलिंदक के बाद घोष, घोष के बाद वज्रमित्र, वज्रमित्र के बाद भागभद्र, और उसके बाद देवभूत। इन सब में जो महत्वपूर्ण है वो आपका पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, और 9वां शासक भागभद्र, 9वां शासक भागभद्र, ये तीनों शासक महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। इनके विषय में हमें शुंग वंश के विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है उसमें लोगों का कथन अलग अलग है। हर्ष चरित्र में से निम्न कुल का से संबंधित बताया गया है, लेकिन जब इस काल में देखते हैं तो ये ब्राह्मण वादी व्यवस्था का पुनरुत्थान का काल ये माना जाता है, शुंग काल। ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यह पारसिक समुदाय से संबंधित था, कुछ लोग कहते हैं कि यह निम्न कुल से संबंधित था, जिसमें हर्षचरित का नाम उल्लेखनीय है। हर्षचरित में उल्लेख प्राप्त होता है यह अनार्य या निम्न कुल, हर्षचरित में उल्लेख प्राप्त होता है यह अनार्य या निम्न कुल से संबंधित है ना। लेकिन इसके काल में हम देखते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था का या हिंदू ब्राह्मणवादी जो धर्म था उसका पुनरुत्थान हमें दिखाई देता है। ठीक है। इसमें कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 आपके स्तूपों को नष्ट करवाया था। ठीक है। और इसके शासनकाल में इसने 2 आपके अश्वमेध यज्ञ का संपादन करवाया था, और उसके पुरोहित आपके पतंजलि थी। ठीक है।
तो यह कुल मिलाकर यह काल जो है ब्राह्मणवादी धर्म के पुनरुत्थान का काल माना जाता है। धर्म के पुनरुत्थान का काल माना जाता है, ठीक है। और कहा जाता है कि पुष्यमित्र सिंह ने अयोध्या धनदेव का एक अभिलेख प्राप्त होता है अयोध्या से, उसमें से आपको उल्लेख प्राप्त होता है कि पुष्यमित्र सिंह ने क्या करवाया था, अश्वमेघ यज्ञ का संपादन करवाया था, अश्वमेघ यज्ञ। और इस यज्ञ के पुरोहित पतंजलि थे। यज्ञ के पुरोहित कौन थे, पतंजलि, ठीक है। और इसके नवे शासक भागभद्र के शासनकाल में हम देखते हैं कि यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट शासक माना जाता है। और इसके शासनकाल में पहला हमें अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त होता है विदिशा से। विदिशा में इसने जो है इसके शासनकाल में एनटीआर कीट्स ने गरुड़ ध्वज की स्थापना करवाई थी। और यह महत्वपूर्ण एक शासक सुंग वंश का माना जाता है। और इसके अंतिम शासक देवभूत की हत्या कर, ठीक है, वासुदेव ने कण्वन की स्थापना की थी, जो 75 ईस्वी में बीसी में स्थापित हुआ था और करीब 30 बीसी तक इसका कार्यकाल था, ठीक है। तो जो हमारा मौर्योत्तर काल का पहला राजवंश हमारा आता है वो सुंग आता है उत्तर भारत में, और उसके बाद जो आता है वो कण्व वंश आता है, ठीक है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जो इम्पोर्टेंट बातें थी, उसको मैंने आपको बता दिया कि सुंग वंश उसका टाइम पीरियड 185 से लेकर 75 बीसी तक 110 वर्षों तक टोटल इन लोगों का शासन पीरियड था। और 10 शासकों ने इस पर राज्य किया था। पुष्यमित्र सुंग, अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, आंध्रक, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र, भागभद्र और देवभूत, इन सब में शासकों के क्रम में देखते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण शासक है वो पुष्यमित्र सुंग है, अग्निमित्र है और 9वां शासक भागभद्र है। 9वें शासक का उल्लेख जहाँ प्रीलिम्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें ये बार बार क्वेश्चन आता है किसके शासनकाल में हमारे यहाँ पहला विष्णु से संबंधित गरुड़ ध्वज की स्थापना हुई थी। तो भागभद्र के शासनकाल में उसके 14वें वर्ष में शासन, यह सुंग वंश का 9वां शासक था। और इसके शासनकाल के 14वें वर्ष में एनटीआर कीट्स ने, जो हेलियोडोरस ने, ठीक है, जो एनटीआर कीट्स का राजदूत था, वह विदिशा में जाकर आपकी गरुड़ ध्वज की स्थापना किया था। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेलियोडोरस यह किसका राजदूत था, यह एनटीआर कीट्स का, एनटीआर कीट्स का राजदूत था, ठीक है। और इसने जो है कहाँ पे, विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। विदिशा में गरुड़ ध्वज, गरुड़ स्तंभ कह सकते हैं, गरुड़ स्तंभ की स्थापना, ठीक। और पुष्यमित्र सुंग के विषय में आप जानकारी जो रखिएगा वो रखिएगा कि इसने जो है अश्वमेध यज्ञ संपादित करवाया था। इसके पुरोहित कौन थे, पतंजलि थी। और कहा जाता है कि यह जो है 84,000 स्तूपों को नष्ट कराने वाला था। बौद्ध धर्म का विरोधी माना जाता था इसे। और ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान काल इस काल को माना जाता था, सुंग वंश के शासन काल को, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि यह अनार्य था, जिसमें हर्षचरित का उल्लेख प्राप्त होता है। यह इसे निम्न कुल से संबंधित करता है। और इसके साथ साथ जो है कुछ लोग कहते हैं कि यह पारसिक समुदाय से संबंधित था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कण्व वंश। सुंग वंश के बाद जो दूसरा वंश आता है वो कण्व वंश था।
75 BC से लेकर 30, ठीक है। इस वंश की स्थापना किया था वासुदेव ने। इसके बाद इसके जो शासक होते हैं वो भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा, ये इसके 4 शासकों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इसकी स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। किसकी हत्या करके की थी? बृहद्रथ की। सॉरी, देवभूत की हत्या, देवभूत की हत्या कर, ठीक है। और इसके अन्य जो शासक है वो भूमित्र, नारायण और सुशर्मा। इस वंश का ऐतिहासिक महत्व मतलब ना के बराबर है, नगण्य है। इसलिए इसके शासनकाल के विषय में सिर्फ आप लोग जान लीजिए और इसके शासकों के विषय में जान लीजिए। इसके शासक कौन कौन से थे? वासुदेव, भूमित्र, नारायण और सुशर्मा, ठीक है। अब हम देखते हैं मौर्योत्तर काल में इसके साथ साथ जब विदेशी आक्रमण हमारे होते हैं तो वो हमारे भारत की भूमि पर अधिकार करते हैं और वहाँ पर अपने राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं, ठीक है। तो हमारे इसके साथ साथ ये तो उत्तर भारत का इतिहास है और इसके साथ साथ दक्षिण भारत में आपकी सातवाहन वंश भी अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हो जाता है। वो सातवाहन वंश महाराष्ट्र का जो क्षेत्र होता है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र होता है, वो प्रतिष्ठान में, ठीक है। तो दक्षिण भारत में इसके साथ कौन होते हैं? आपके सातवाहन होते हैं और इसी के साथ साथ हमारे विदेशी आक्रमण भी हमारे शुरू हो जाते हैं। और उस विदेशी आक्रमण में पहला नाम है ग्रीक आक्रमण या यवन आक्रमण, ठीक है। और दूसरा आपका शक और तीसरा पल्लव और चौथा आपके कुषाण वंश। तो हम इसी के साथ साथ देखते हैं कि विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण में पहला है यवन, ठीक। दूसरा आक्रमण होता है शक वंश और फिर उसके बाद होता है पहलव और फिर लास्ट होता है कुषाण वंश। अब ठीक है, देखते हैं कि मौर्योत्तर काल में 200 BC से लेकर 300 AD के बीच में हमें कौन कौन मिलते हैं? एक आपका शुंग वंश और शुंग वंश के बाद आपका कर्ण वंश और इसी के पैरेलल हमारे जो है शुंग वंश के समय में ही हमारा यवन आक्रमण, यूनानी आक्रमण इसको कहते हैं, यूनानी आक्रमण हमारा प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अब समझ लीजिए 185 के आसपास शुंग वंश की स्थापना जो होती है और 183 के आसपास ही हमारे यवन आक्रमण की शुरुआत हो जाती है, यूनानी आक्रमण की हमको शुरुआत हो जाती है। और उत्तर पश्चिम के क्षेत्र पर, भारत के उत्तर पश्चिम के क्षेत्र पर यवन साम्राज्य स्थापित होता है और यवन के बाद शक आते हैं, शक शासन सत्ता आती है और शक के बाद पहलव आते हैं और पहलव के बाद कुषाण आते हैं। और उसी के समय आप जरा देखिए कि पाटलिपुत्र का जो क्षेत्र है यानी कि पूर्व का जो क्षेत्र है वहाँ पे आपके शुंग वंश और कर्ण वंश है और नीचे आपका दक्षिण का जो क्षेत्र है वहाँ सातवाहन वंश। इस तरह हम देखते हैं कि जहाँ मौर्य साम्राज्य एक साम्राज्यीय अवधारणा हमारी यहाँ उसने एक चक्रवर्ती क्षेत्र की अवधारणा को प्राप्त किया था, वहाँ मौर्योत्तर काल में आते हैं। तो मौर्योत्तर काल में पूरे भारत के साम्राज्यी विभाजन हमको दिखाई देता है और विभिन्न क्षेत्रों पर, एक बृहद क्षेत्रों पर और लघु क्षेत्रों पर भी आपके राज सत्ता की स्थापना होती है, राजवंशों की स्थापना होती है। अब मौर्योत्तर काल में हमको कितने वंशों के विषय आपको जानकारी हासिल करनी है? एक शुंग वंश के विषय में, फिर कर्ण वंश के विषय में और उसी के पैरेलल जो मेरी सत्ता उत्तर पश्चिम में शुरू होती है वो यूनानी सत्ता, फिर शक और शक के बाद पहलव और पहलव के बाद कुषाण और दक्षिण भारत में आपके सातवाहन वंश, ठीक है। आप लोग इतना देख ले, नोट कर ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
आप हमें थोड़ा सा ये बताएं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और बोर्ड साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ सर, पहुंच गया आवाज। और बोर्ड पे जो मैंने लिखा वो स्पष्ट दिखाई दे रहा? जी सर, दिखाई दे रहा है, डेट भी दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, ओके। चलिए अब हम मौर्योत्तर काल के विषय में एक बार पुनः रिपीट कर दे रहे हैं। 200 बीसी से लेकर 300 एडी के बीच में हमें कितने वंशों के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है? राजवंशों के विषय में, एक शुंग के विषय में, दूसरा कण्व के विषय में। इसी के पैरेलल हमें वाह्य आक्रमण के विषय में भी हमको देखना है। उन्होंने भी अपनी सत्ता उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में स्थापित की। उस पर पहला नाम यूनानी का आता है, दूसरा नाम शक का आता है, तीसरा पहला वंश आता है और चौथा कुषाण वंश आता है। और दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि सातवाहन वंशों की सत्ता स्थापित करती है और करीब 300 वर्ष तक उन लोगों ने शासनकाल, उनका टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा फिर गुप्त शुरू होते हैं। अब हम आते हैं, पहला आक्रमण जो होता है यूनानी आक्रमण। जैसा कि इसके पहले मैं आपको बताया था कि सिकंदर के पूर्व, हेलो, ठीक है, मतलब मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले, सिकंदर के पूर्व जब हम देखते हैं। हाँ बोले जी। हाँ, ये एक चीज जरा सा कंफर्म कर दीजिए मेरा। हाँ बताएं। ये शुंग वंश और कान्व, शुंग और कान्व जो थे ये उत्तर भारत में ही थे। एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बताएं। शुंग और कान्व जो थे जी, हाँ बताएं। देखिए बताएं, आपको बताएं, मौर्य मौर्य जो साम्राज्य था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, और उन्हीं के स्थान पर हमारे शुंग आए। ठीक है, और शुंग के बाद कर्ण उन्हीं के स्थान पर आए। ठीक है, और उत्तर पश्चिम में जब देखते हैं शुंग के साथ साथ यूनानी आक्रमण शुरू हो जाता है। और उत्तर पश्चिम के क्षेत्र पर यूनानी आक्रमण, उनकी सत्ता, और उसके बाद जो है शक आते हैं। शक का एक बृहत्तर क्षेत्र स्थापित होता है जहाँ तक्षशिला से और उसके बाद मथुरा से, नासिक से और उज्जैन से, इतने स्थानों से वो सब शासन करते हैं। उसके बाद पहला वंश आता है, वो तक्षशिला से ही शासन करता है, बहुत टाइम पीरियड उसका बहुत कम रहता है। उसके बाद आपके कुषाण वंश आते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, इसमें आपको गुजरात से लेकर, ठीक है, महाराष्ट्र के क्षेत्र से लेकर और पंजाब के क्षेत्र, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, यह विदेशी आक्रमणों की प्रवृत्ता से मतलब आच्छादित था। यहाँ पर विदेशी प्रभाव स्थापित हो गया था। और आपके उसके पैरेलल जो है पाटलिपुत्र का जो क्षेत्र था, यहाँ पे आपके शुंग वंश थे और शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आए थे। और नीचे का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर आपके सातवाहन वंश ने सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, जी जी जी, ठीक। चलिए अब हम पहले यूनानी के विषय में देखते हैं। मैं ये थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि लेके चलना चाहता हूँ कि जैसे कि सिकंदर के पूर्व जब हम देखते हैं तो सिकंदर के पूर्व भूमध्य सागर से लेकर सिंधु नदी के तट तक एक हखामनी साम्राज्य था। ठीक है, हखामनी साम्राज्य या ईरानियों का शासन था, हखामनी वंश का शासन था। कहाँ से लेकर? भूमध्य सागर से लेकर सिंधु नदी तक। आप थोड़ा सा मैप में विजुलाइज करिए कि मैं कहाँ के क्षेत्र को बता रहा हूँ। ठीक है, भूमध्य सागर कहाँ पे पड़ जाता है और सिंध कहाँ पड़ जाता है, इसके बीच में कौन सा साम्राज्य था? हखामनी। हखामनी, ठीक है। इसी हखामनी साम्राज्य का अंत करने के बाद सिकंदर ने भारत पर फिर आक्रमण किया। सिकंदर ने यहाँ दारा तृतीय या डेरियस थर्ड या इसको दारा
तृतीय भी कहा जाता था, इसको पराजित करने के बाद, किसपे, अर्बेला के युद्ध में पराजित करने के बाद यहाँ से हखामनी साम्राज्य का अंत किया और फिर वह अपने दिग्विजय की ओर चल पड़ा। और दिग्विजय की ओर जब चलता है तो वह विजित करते हुए ब्यास नदी के तट तक आता है, फिर उसके बाद वह वापस लौट जाता है। ये सिकंदर का जो सेनापति था वो सेल्यूकस था। सेल्यूकस। इसके जाने के बाद जब सेल्यूकस वापस जाता है, वापस आने के बाद उस समय उत्तर पश्चिम के क्षेत्र पर आपके चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता स्थापित हो जाती है। ठीक है, वह पुनः आता है कि अपने क्षत्रपों का शासन देखने के लिए, कि हमने भारत पे जो सत्ता अधिग्रहित की थी या स्थापित की थी, उसको वो पुनः एक बार आने की चेष्टा करता है, वहाँ पे देखने की चेष्टा करता है या अपने साम्राज्य में लेने की चेष्टा करता है। तो जब वहाँ आता है तो देखता है कि उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों पर उसके क्षत्रप के स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित हो गया था। वहाँ फिर उसका युद्ध शुरू होता है। युद्ध जब शुरू होता है तो 305 के आसपास, 305 में युद्ध होता है और जिसमें पराजित होता है। और पराजित होने के बाद वह चंद्रगुप्त मौर्य को एरिया, अराकोशिया, जेड्रोसिया और पेरिपेमिस क्षेत्र सौंप देता है। अब ये घटना कब घटित हुई? 305। 305 के बाद वो जब वापस चला जाता है तो 281 बीसी में इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, किसकी डेथ होती है? सेल्यूकस की। सेल्यूकस की डेथ कब होती है? 281 में। इसके बाद यहाँ पर आपका एंटियोकस फर्स्ट, एंटियोकस प्रथम का शासन होता है। कहाँ पे? आपके जो इसका साम्राज्य था, जैसे बेबीलोन और आपके भूमध्य से लेकर और बैक्टीरिया के बीच के जो साम्राज्य थे, वहाँ पर एंटियोकस फर्स्ट आता है। एंटियोकस फर्स्ट का शासनकाल 261 से लेकर 281 से लेकर 261 तक रहता है। 281 से लेकर 261 तक रहता है। उसके बाद आपका यही एंटियोकस फर्स्ट है जिसके शासनकाल, बिंदुसार के शासनकाल में इसने अपने दूत को भेजा था। ठीक है, इसके बाद आता है एंटियोकस सेकंड, एंटियोकस द्वितीय। एंटियोकस द्वितीय का जो टाइम पीरियड रहता है 261 से लेकर 246 बीसी तक। ठीक है, इसकी समय में, एंटियोकस द्वितीय के समय में ही बैक्ट्रिया एक स्थान रहता है जो एशिया और यूरोप के बीच में एक गेटवे का काम करता है। बैक्ट्रिया, वो स्थान क्या रहता है? बैक्ट्रिया, यह एशिया और यूरोप के बीच, एशिया और यूरोप के मध्य जो है बैक्ट्रिया, ये बिल्कुल कह सकते हैं इंडिया गेट जैसा होता है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया, उसी तरीके से आपका ये स्थान रहता है, दोनों के बीच मध्यस्थता का काम करता है बैक्ट्रिया। एंटियोकस द्वितीय के समय में 261 से लेकर 246 इसका शासनकाल था। बैक्ट्रिया का शासक बनता है डियोडोटस फर्स्ट। इसका जो शासक बनाया जाता है, क्षत्रप बनाया जाता है, वो डियोडोटस प्रथम। ये क्या होता है? बैक्ट्रिया का क्षत्रप रहता है और इस पे किसका शासन रहता है? एंटियोकस द्वितीय का। अधिकार किसका रहता है? एंटियोकस द्वितीय का। लेकिन वह गवर्नर के रूप में किसको नियुक्त करता है? डियोडोटस प्रथम को। डियोडोटस तो ठीक था, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है ये क्या करता है? डियोडोटस एंटियोकस ये बनता है एंटियोकस फर्स्ट के समय में ही, प्रथम के समय में ही छत्र बनाया जाता है बैक्ट्रिया का। लेकिन एंटियोकस द्वितीय के समय में ये क्या करता है? डियोडोटस या इससे अलग हो जाता है। किसके साम्राज्य से? एंटियोकस द्वितीय के साम्राज्य से, और एक अपनी अलग सत्ता स्थापित करता है। फिर इसके बाद क्या आता है? डियोडोटस द्वितीय, ये द्वितीय आते हैं। ठीक है, द्वितीय जो है अपने पिता की नीतियों के विरुद्ध, ठीक है,
इसका साथ देता है। कौन, किसका? इस वंश का साथ देता है, एंटियोकस का जो वंश रहता है, ठीक है, उसका साथ वो देता है, और यानी कि पर्शिया का साथ देता है। और वह क्या करता है कि सीरिया के साथ युद्ध में, सीरिया एक स्थान रहता है, उसके साथ युद्ध में वो पर्शिया का पुनः पक्षधर हो जाता है। जहां डियोडोटस इससे अलग होता है, वहीं उसका पुत्र पुनः इसके साथ हो जाता है। जब इसके साथ हो जाता है तो एंटियोकस की, डियोडोटस प्रथम की जो पत्नी रहती है, पत्नी, दूसरी पत्नी, उसको बीमाता कहा जाता है, बीमाता, ठीक है, वो सीरिया की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? सीरिया की। और सीरिया से पर्शिया का युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है। और डियोडोटस सेकंड क्या करता है, वो पर्शिया के साथ हो जाता है। तो इसकी पत्नी यानी कि डियोडोटस की माँ इससे नाराज हो जाती है, ठीक है। और माँ नाराज होने के बाद जो है यूथिडेमस, जो सीरिया का रहने वाला था, यूथिडेमस, इसके साथ विवाह कर लेती है। और विवाह करने के बाद डियोडोटस की हत्या करवा देती है, ठीक है। ये कहानी आप समझ लीजिए। मैं एक बार पुनः इसको रिपीट कर देता हूँ कि सेल्यूकस के बाद पर्शिया का जो शासक रहता है, भूमध्य सागर से लेकर सिंध के बीच का, वो एंटियोकस फर्स्ट रहता है। एंटियोकस फर्स्ट के बाद एंटियोकस द्वितीय रहता है। एंटियोकस द्वितीय फर्स्ट के समय ही बैक्ट्रिया का छत्रप बनाया जाता है डियोडोटस प्रथम। डियोडोटस प्रथम एंटियोकस द्वितीय के समय जो है अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेता है। और पर्शिया के बीच जब युद्ध होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि सीरिया का साथ न देकर, उसका जो पुत्र डियोडोटस द्वितीय है, उसका पुत्र सीरिया का साथ न देकर पर्शिया का साथ देता है, जिससे उसकी मां नाराज होती है और सीरिया के एक यूथिडेमस के साथ विवाह कर डियोडोटस की हत्या करवा देती है और बैक्ट्रिया में यूथिडेमस वंश की स्थापना करती है। बैक्ट्रिया में क्या होता है? यूथिडेमस वंश की स्थापना होती है। यूथिडेमस, इस वंश की स्थापना कहां पे होती है? बैक्ट्रिया में, जो एशिया और यूरोप के बीच, ठीक है, बिल्कुल मिडिल में पड़ता है, उसको दोनों को जोड़ने का काम करता है, यहाँ पे स्थापना होती है। अब इसी के बाद यूथिडेमस वंश का जो शासक रहता है उसका नाम है, उसका उत्तराधिकारी डेमेट्रियस। डेमेट्रियस, इसने ही, यही यूनानी शासक था जिसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया। जब कभी आपको आ जाए कि वह यूनानी शासक कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया, तो वह यूनानी शासक कौन था? डेमेट्रियस, ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर, और आक्रमण कर साकल को अपनी राजधानी बनाता है, साकल को अपनी राजधानी। इसी डेमेट्रियस वंश का शासक था मिनांडर। मिनांडर के बाद आपका स्ट्रेटो फर्स्ट, स्ट्रेटो प्रथम, और स्ट्रेटो प्रथम के बाद स्ट्रेटो द्वितीय, ठीक है। अब यूथिडेमस वंश का शासक डेमेट्रियस, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक, साकल को अपनी राजधानी बनाता है, और उसका शासक मिनांडर रहता है, जिसका टाइम पीरियड आपका 160 से लेकर 120 BC रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण शासक है। उसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी रहता है वो स्ट्रेटो प्रथम, और दूसरा इसके बाद रहता है स्ट्रेटो द्वितीय, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान और रखिएगा कि जब डेमेट्रियस भारत पर आक्रमण करता है, उसी समय बैक्ट्रिया में चूंकि सत्ता खाली हो जाती है, तो उसी समय बैक्ट्रिया में यूक्रेटाइड्स ने बैक्ट्रिया में सत्ता हथियाकर एक यूक्रेटाइड वंश की स्थापना करता है, ठीक है। और इसी यूक्रेटाइड वंश ने के बाद, उसके बाद आपका आता है एंटियाल
एंटियालकीड्स, और इसके बाद आता है हर्मियस। ठीक है, अब जरा देखिए, एंटियालकीड्स जो होता है यूक्रेटाइड्स वंश, इसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया, तक्षशिला। अब भारत में क्या हुआ, यूनानी दो भागों में, दो वंश इसमें आ गए, एक यूथिडेमस वंश का शासक साकल में डेमेट्रियस, और यूक्रेटाइड्स वंश का शासक एंटियालकीड्स तक्षशिला में। ठीक है, ये उत्तर पश्चिम में अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। अगर आपको ना समझ में आया होगा आप मुझसे पुनः बताइए, मैं एक बार पुनः समझा देता हूँ। ठीक है, लेकिन इस जी नाम, सर, फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार। जी हेलो, सर फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं बड़े पुनः जो है बहुत धीरे धीरे आपको रिपीट करके समझाता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि मिनांडर के बारे में थोड़ा सा, फिर हम रिपीट कर देते हैं। मिनांडर एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, मिलिंद पन्हो, इसकी चर्चा मैंने आपसे की थी। ठीक है, मिलिंद पन्हो में जो मिनांडर है उसी का भारतीय नाम मिलिंद है। भारतीय नाम क्या है, मिलिंद। ठीक है, और इसमें नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु से इसका संवाद होता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ होता है ना।